हेलो फॉन रघुर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो ये आपके होते हैं सर्वोच्च न्यायालय। कौन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है। ध्यान देंगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। कब आया? तो ये आपका 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आता है। देखिए, डेट याद करने का तरीका यहाँ पे है कि 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, हमारे देश में संविधान लागू होता है और उसके 2 दिन बाद ही क्या होता है, 28 जनवरी 1950 आपको आपका सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय कौन सा है? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट है। और ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा आपका भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखेंगे, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं। कितने न्यायाधीश हैं? 34 हैं, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जो अन्य 33 न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति आपका मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 10 वर्ष। तो कोई व्यक्ति जो आपका उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाधीश बनने के योग्य कब होगा? जब वह कम से कम 10 वर्ष तक क्या है, किसी भी आपका उच्च न्यायालय में एडवोकेट के पद पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितनी वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनका आयु सीमा क्या होता है पद पर रहने का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 65 वर्ष। तो 65 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, तो सेवानिवृत्ति अर्थात रिटायरमेंट कब होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की? तो यह आपका 65 वर्ष में होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद पर से कैसे हटाया जा सकता है? तो कदाचार में पाने पर हटाया जा सकता है, या वे असमर्थ नहीं है इस परिस्थिति में भी उन्हें हटाया जा सकता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों क्या है? सही आंसर है। और ध्यान रखेंगे कि संसद के दोनों सदनों में न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग को 2/3 बहुमत से पास कर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ध्यान रखेंगे कितने बहुमत से? तो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो लॉर्ड मैकाले ये किससे संबंधित है? तो लॉर्ड मैकाले ये आपके अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। लॉर्ड मैकाले, इनका संबंध आपका अंग्रेजी शिक्षा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? सुबह आज़ादी नामक कविता किसने लिखी है? तो ये आपका फैज़ अहमद फैज़ द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, सुबह आज़ादी। यह कविता आपका फैज़ अहमद फैज़ द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? गोल्डन थ्रेशोल्ड,
नामक कविता संग्रह की रचयिता किसने की है? तो इनके रचयिता आपका सरोजिनी नायडू है। कौन है? सरोजिनी नायडू है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और सरोजिनी नायडू के बारे में एक प्रश्न ध्यान रखेंगे कि सरोजिनी नायडू किसी भारतीय आपका सरोजिनी नायडू जो है वे किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश की आपका राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना आपका 1857 में हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो आज़ादी के समय आपका यूके में आपका लेबर पार्टी की सत्ता थी। किसकी सत्ता थी? लेबर पार्टी की सत्ता थी। और क्लीमेंट एटली भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री आपका क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत की जब स्वतंत्रता प्राप्त होती है उस समय यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम की सरकार थी, लेबर पार्टी की आपका सरकार थी और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम यह पहली बार कब गाया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है 1896। 1896 में आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। और ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रफीक जकारिया। कौन है? रफीक जकारिया। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत की गणना किस श्रेणी स्थल रूपों में की जाती है? पर्वत की गणना आपका किस श्रेणी के स्थल रूप में की जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, द्वितीयक श्रेणी में आपका पर्वतों की गणना की जाती है। और ध्यान रखेंगे स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का आपका 25% कुल क्षेत्रफल का 25% भाग पर आपका क्या है? पर्वतों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम पर्वतमाला है। तो नवीनतम पर्वतमाला ये कौन सी है? तो ये आपका यूराल है। यूराल आपका नवीनतम पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति यह किस भूनस्सी से हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टेथिस। तो टेथिस भूनस्सी से आपका हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और ध्यान रखेंगे हिमालय की ऊंचाई आपका 8,849 मीटर है। कितना है? 8,849 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये आपका एंडीज है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी ये आपका एंडीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो माउंट किलिमंजारो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ पे स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो यह आपका तंजानिया में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट डैश देश में है? तो माउंट एवरेस्ट यह आपका नेपाल में स्थित है। कहाँ है? नेपाल में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को आपका सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को आपका सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह आपका एंडीज है। क्या है? एंडीज है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह हमने बिहार टीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।